कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? हाफिज सईद ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर। पेशावर रैली में बोला, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, कहा भारत होगा हमारा अगला टारगेट। राहुल गांधी ने फिर साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा आंखों से जाकर क्यों नहीं देखते पीएम मोदी किसानों की बर्बादी। विरोधियों के हमले के बाद सरकार ने दिया संसद में जवाब। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा किसानों के लिए काम कर रही है सरकार। सोनिया पर विवादित टिप्पणी करने के बाद सांसद गिरिराज सिंह पड़े नर्म। लोकसभा में एक बार फिर गिरिराज सिंह ने अपने बयान पर मांगी माफी। और यूपी के राज्यपाल का विवादित बयान, कहा भारत के हर नागरिक के डीएनए में बसे हैं भगवान राम, चाहे किसी भी इंसान का करा लें डीएनए टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आम आदमी पार्टी के बागी नेता प्रशांत भूषण ने पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत ने आम आदमी पार्टी द्वारा भेजे गए कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने 28 मार्च को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि इस बैठक में लिखे गए फैसले गैर कानूनी हैं। प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान और पंकज गुप्ता पर करोड़ों रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। प्रशांत ने पार्टी के दिग्गज नेता आशीष खेतान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने तहलका मैगजीन में काम करने के दौरान एसआर ग्रुप के पक्ष में खबर लिखने के लिए कंपनी से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। देश के राज्यपाल राम नाईक का भगवान राम के प्रति आस्था कुछ ज्यादा हो गई है। शायद ये वजह रही कि वो भगवान राम के विषय में कुछ ऐसा बोल गए जो उनके पद पर रहते हुए नहीं बोलना चाहिए था। धर्मांतरण, अयोध्या और राम मंदिर के मसले पर पहले ही सुर्खियां बटोर चुके राम नाईक ने यूपी के कासनगंज में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया। राम नाईक ने मंच पर अपने भाषण में कहा कि भारत के हर नागरिक के डीएनए में भगवान राम बसे हैं, चाहे तो किसी भी इंसान का डीएनए टेस्ट करा लो। में तो राम का डीएनए है, आप किसी को भी निकालो तो राम आपको उसमें से मिल जाता है। भारतीयों के जीवन में तो राम का डीएनए है, आप किसी को भी निकालो तो राम आपको उसमें से मिल जाता है। भारतीयों के जीवन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी को माकपा का नया महासचिव बनाया गया है। ये फैसला पार्टी के एक बैठक में लिया गया। इस पद के लिए एस रामचंद्रन पिल्लई का नाम आगे चल रहा था, लेकिन अचानक उनके नाम वापस लेने पर सीताराम येचुरी को इस पद के लिए चुन लिया गया है। केंद्रीय समिति ने पार्टी के 21वें अधिवेशन के अंतिम दिन नए पोलित ब्यूरो और महासचिव का चुनाव किया गया। मुंबई के मांगाथाणे विधानसभा में शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के प्रयास से बोरीवली पूर्व में नेशनल पार्क के सामने वर्षों से चली आ रही सर्विस रोड की समस्या को दूर किया गया। यहां हमेशा भारी ट्रैफिक लगा रहता था। इसी कारण विधायक प्रकाश सुर्वे ने नेशनल पार्क फ्लाईओवर के नीचे से इस रोड को बनाने का संकल्प लिया ताकि ये समस्या दूर हो सके। और इसका उद्घाटन भी शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के जन्मदिन के मौके पर सांसद अनिल देसाई के हाथों हुआ। इस मौके पर नवी मुंबई मनपा चुनाव में शिवसेना की जीत की बात भी सांसद अनिल देसाई ने कही।
पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो, शिवसेना प्रमुख जी ने हमेशा यही कहा है कि जो भी लोक प्रतिनिधि शिवसेना का होगा उसने हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, जिस भी क्षेत्र में वो काम करता हो, जहाँ पे लोगों की उम्मीदें हों, लोगों को जो वहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसका ख्याल सबसे पहले रखें। जब कोई आपदा हो उस वक्त चाहे सरकारी मशीनरी वहाँ पे आए ना आए, उससे पहले शिवसेना, शिवसैनिक और शिवसेना के विधायकों, पार्षदों वहाँ पे पहुँचना चाहिए। लोगों की सहायता, इसी को अग्रक्रम हमेशा शिवसेना प्रमुख जी ने दिया था और यही अग्रक्रम पहला जो सोच है वो उद्धव जी की है, शिवसेना पक्ष प्रमुख की। तो आज वही काम आज यहाँ मागाठणे विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक प्रकाश सुर्वे जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये इसकी एक मिसाल है कि शिवसेना का कोई भी सांसद, शिवसैनिक कोई भी हो, वो इसी तरह से लोगों के काम के लिए हमेशा अपना पूरा जीवन समर्पित करता है। संभाजी नगर में हम जरूर जीतेंगे, वहाँ पे कोई भी खतरा या किसी के पास से इस तरह का कोई चैलेंज या कोई डिफाई करने वाला कोई शक्ति वहाँ पे नहीं है। आके बोलने वाले बहुत सारे होते हैं, कांग्रेस का ठिकाना नहीं है, राष्ट्रवादी अपने में उलझ रही है और बाकी जो कुछ है उनके बारे में बात करना ठीक नहीं है। उन्होंने बांद्रा में भी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन लोगों ने जो ठीक समझा, क्योंकि विश्वास शिवसेना पे है, विश्वास तीर कमान पे है, तो वही होगा। नवी मुंबई विध्वंसक युद्धपोत INS विशाखापट्टनम को सोमवार को मुंबई के समुद्र में उतारा गया। इससे नौसेना की ताकत अब दुगनी हो जाएगी। परंपरा के अनुसार नौसेना प्रमुख एडमिरल RK धवन की पत्नी मीनू धवन ने मझगांव के डॉक्स लिमिटेड पर इसे समुद्र में उतारा, क्योंकि किसी भी नौसेना युद्धपोत का जलातरण महिला द्वारा ही किया जाता है। प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में तैयार किया गया है। यह कोलकाता क्लास के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक की अगली श्रृंखला का युद्धपोत है। इसका वजन 3000 टन, लंबाई 163 मीटर, यह 7300 टन के साथ 30 नॉट्स की गति से चलने में सक्षम है। What's the board of we have launched today? I think that should be the focus of this press interaction, because the Mazgan Docks has emerged as one of the leading warship building yards in the country, and today it's a momentous occasion when we've launched the first ship of 15 Bravo, and we'd be happy to take on any questions with regard to the future Indian Navy, the aspect. उधर बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ, संसद में हंगामा खड़ा हो गया। वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक बजट सत्र की उम्मीद जताई थी। इस सत्र का द्वितीय चरण आज प्रारंभ हो रहा है। प्रथम चरण अभूतपूर्व सिद्धियों से भरा हुआ था। प्रोडक्टिविटी के रूप में भी कई वर्षों के बाद संसद का सत्र सफल रहा था और सभी दलों के सहयोग के कारण रहा था। और मैं सभी दल के इस सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस दूसरे चरण में भी चर्चा का स्तर और ऊपर उठता जाएगा। सामान्य मानवी की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल मंथन होगा और सभी दलों के सहयोग से संसद में बहुत ही अच्छे निर्णय होंगे और देश की आशाओं को पूर्ण करने की दिशा में। संसद शुरू होने के बाद लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पेश किया गया, जहां बिल का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। वहीं इस बिल पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। की खेती लायक बनाई, आप निकल जाइए लखनऊ से हरदोई, पूरा ऊसा पड़ा था बहुत बड़ा, उसको मैंने खेती लायक मजदूरों को दे दिया। कह दिया कि आपको मजदूरी मिलेगी और जब खेती लायक पैदा करने लायक हो जाइए जमीन तो आपको ही दे देंगे। लगे सब लोग, 120 रुपये उनको मजदूरी मिलती,
स्वयं के साथ लग गया, उसकी पत्नी लग गई, लड़के लग गए, जमीन बना ली। जमीन उसके पास है कानपुर, वहाँ बहुत जमीन पड़ी। देखिए कितनी बढ़िया खेती हो रही है। बाराबंकी भी जाइए, है तो पूरे हमारे क्षेत्र में भी जाइए, जिस पर बेहद का किनारा हमने। वहीं करीब 2 महीने की छुट्टी के बाद लौटे राहुल गांधी ने भी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया, जिसके बाद मोदी के मंत्री ने राहुल गांधी की बातों का जवाब दिया। आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 180, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, बोलने दीजिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत है। मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कहती है नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर इफेक्टेड है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, एक्सपर्ट सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, या आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री सही कह रही है? तीनों सही कह रहे हैं। यही बीजेपी का तरीका है। यहाँ कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो और फिर बोलो, तीनों एक ही बात कह रहे हैं। किसान को नुकसान हुआ, 180 लाख हेक्टेयर का नुकसान राज्य सरकारों ने बताया था। फिर राज्य सरकारों ने 106 लाख हेक्टेयर का बताया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की तो राज्य सरकारों ने 80 लाख हेक्टेयर बताया था। कृपया इसको सुधार कर दें। ये कंफ्यूजन हो रहा है, है ना? कोई 106 कह रहा है, कोई 80, 180, कोई 180 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जाकर अपनी आंखों से देख लें? क्यों नहीं वो जाकर, जहां लोगों के दिल में दर्द है, जहां उनको मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। वहां मोदी ने कहा कि 20 महीने के भीतर केंद्र का काम पूरा होगा। साथ ही विरोधियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब तक अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का कामकाज सिर्फ कागजों पर ही पड़ा था। 1992 में एक सपना संजोया गया था। अंबेडकर जी के प्रति आस्था रखने वाले सभी महानुभावों ने सक्रिय होकर के एक विश्व स्तरीय केंद्र बने, उस दिशा में प्रयास किए थे। सरकार में फाइलें चलती रही, विचार विमर्श होता रहा। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के कारण जो सरकारें बनी थी, उन सरकारों को बाबा साहब को याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी। इतने साल बीत गए, बीस साल से भी अधिक समय ये कागजों में मामला चलता रहा। जब मेरे जिम्मे काम आया तो पीड़ा तो हुई कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा। लेकिन मैंने ये तय किया है, भले 20 साल बर्बाद हुए हो, लेकिन अब हम 20 महीने के भीतर भीतर इस काम को पूरा करेंगे। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को इस महापुरुष के कामों को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए?
इस महापुरुष के विचारों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों ने इस महापुरुष के आदर्शों से में से कुछ पा करके जीने का संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ये हमें करना है तो जो आज हम व्यवस्था को जन्म देने जा रहे हैं, जो 20 महीने के भीतर भीतर गतिविधि उसकी शुरू कर दे, मेरी अपेक्षा है ये आने वाली पीढ़ियों की सेवा। उधर गुजरात के भावनगर में राज्यपाल ओपी कोहली ने महाराजा कृष्ण कुमार सिंह की यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित एमजे कॉमर्स कॉलेज की नवनिर्मित ग्रंथालय बिल्डिंग का अनावरण किया। माननीय ओपी कोहली ने इस दौरान कहा कि ग्रंथों का ज्ञान व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। ये कार्यक्रम भावनगर की धरती पर हो रहा है। भावनगर का अपना एक व्यक्तित्व है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। ये कार्यक्रम भावनगर की धरती पर हो रहा है। भावनगर का अपना एक व्यक्तित्व है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने अरवली के मेंडोसा में कृषि मेले का उद्घाटन किया। मेले का शुभारंभ किसानों के साथी माने जाने वाले बेल की पूजा से किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने अलग अलग स्टॉल्स में पशुपालन की नई पद्धति और कृषि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का जायजा लिया। इस मेले में किसानों की बड़ी तादाद देखने को मिली, जहां इस मौके पर कई किसानों को खेती में नई इजातों के लिए बेस्ट आत्मा फार्मर अवार्ड से नवाजा गया। આપણે દર વર્ષે કૃષિ મેળો, પશુપાલન, એના ઓપરેશનો આ બધું જ પ્રદર્શનના માધ્યમ રૂપે આપણા કિસાન ભાઈઓ બહેનોને બતાવતા હોઈએ છીએ, તાલીમ આપતા હોઈએ છીએ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल विकास की गति को थमने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी के ना होने पर भी पूरे गुजरात सरकार की तरफ से सूरत वासियों को तोहफा दिया गया, और ये तोहफा आनंदीबेन पटेल की तरफ से था, जहां महानगर पालिका के विविध प्रोजेक्ट जैसे BRTS, सूरज स्टेट पंप, खाड़ी ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, सोलर पावर पॉइंट और वाईफाई जैसे प्रोजेक्ट्स का अनावरण किया गया। लेकिन खास बात ये रही कि सूरत वासियों को BRTS सेवा मिलने से काफी लाभ हुआ। અમદાવાદની અંદર લગભગ 4 વર્ષોથી આપણે BRTS ની શરૂઆત થઈ છે। હજુ પણ કામ ઘણા બધા જગ્યાએ કરીએ છીએ, પણ એટલા બધા લોકો એની અંદર મુસાફરી કરે છે અને એક છેડેથી બીજા છેડે જવામાં લગભગ 40 થી 45 મિનિટ જેટલો સમય લાગે। જે બસમાં જતા હતા, કારમાં જતા હતા તો 1.5-2 કલાક જેટલો સમય જતો હતો। હવે માત્ર 45 મિનિટની અંદર ઓછા। निर्माता निर्देशक सावन कुमार टाक को अब तक अपने देश में किसी तरह का सम्मान नहीं मिला था, मगर अब उनके फिल्मी योगदान को देखते हुए दादा साहब फिल्म फाउंडेशन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सम्मान देने का फैसला किया है। 21 अप्रैल को सावंत कुमार टाक को मुंबई में सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान लेमन न्यूज से सावंत कुमार टाक ने की खास बातचीत। पुरस्कार कोई भी हो, इंसान का हौसला बढ़ता है, और जब बात फिल्मों की हो, दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात हो, तो समझा जा सकता है कि वाकई आपका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ हैं सावंत कुमार टाक जी, जो लगातार अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, मनोरंजन को दिया है, निर्माता के रूप में, निर्देशक के रूप में और गीतकार के रूप में। लेकिन सबसे जो अहम है कि इनको एक ऐसा अनुभव होने जा रहा है जिसको लेकर शायद इनके मन में बहुत सारा सवाल होगा। सर, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने जा रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इससे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, ये तो बहुत बड़ा ऑनर है और बड़ी इज्जत की बात है, और मुझे उन्होंने चुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। मुझे आज तक कभी अवार्ड मिला ही नहीं, किसी ने मेरी फिल्म को अवार्ड दिया ही नहीं है। यहाँ पर एक मेरी फिल्म को अवार्ड मिला था इटली में, बेस्ट पिक्चर का, प्यार की जीत। लेकिन यहाँ मेरी सौतन, साजन बिना सुहागन, सनम बेवफा, ऐसे परफॉर्मेंस, ऐसे एक्टर्स का काम, ऐसी कहानियाँ, ऐसे डायरेक्शन, गाने, सब गाने सुपर हिट हैं। आज तक मम्मी ने चाय पे बुलाया है, वो गाने को फिल्म फेयर अवार्ड होता था उस वक्त। तो आज तक मेरी फिल्म को अवार्ड दिया ही नहीं किसी ने, शायद समझा ही नहीं। जाहिर सी बात है, दुख तो काफ़ी हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों को अवार्ड जब मिलते हैं और लगता है कि इसको क्यों मिल गया। नहीं, मुझे दुख किसी बात का होता ही नहीं, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है, ज़रा अचंभा होता है कि ये ऐसा कमी क्या रहेगी जिसकी वजह से मुझे अवार्ड नहीं रहा। तो अच्छा, बेटर काम करता है फ्यूचर में।
This I take it like that, you know. आपने इंडस्ट्री में इंटरटेनमेंट के अलावा कुछ शायद सोचा नहीं होगा, सोचा भी होगा तो सबके सामने नहीं आया। इस सफ़र में किन लोगों को याद करना चाहेंगे जो आपको हमेशा लगा कि नहीं है इनके साथ हम, मतलब आज भी इनका साथ मिलता तो अच्छा रहता? नहीं, मेरा तो साथ बहुत सीनियर एक्टरों के साथ भी रहा है, राइटर्स के साथ भी रहा है, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी रहा है। मुझे बहुत मेरा रिश्ते बहुत अच्छे थे उन लोगों से, और ऐसे लोग अब हैं नहीं। शायद लोगों के पास वक्त नहीं है या पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है तो वो ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे ज़माने की बात है, मैंने संजीव कुमार को इंट्रोड्यूस किया, वो हर शाम मेरे को मिलते थे। मैंने मीना जी के साथ काम किया तो ऐसा नहीं लगता था कि बहुत बड़ी स्टार हैं वो और हम लोग छोटे हैं। वो इतना प्यार से इज्जत से मिलती थी, इतना बहुत ही इंस्पायर करती थी। तो ऐसे ही मेरे दोस्त थे सुनील। आज दोनों होते, सुनील दत्त साहब होते तो अगर आज आपके साथ होते तो बहुत खुश होते वो भी? नहीं, बात नेचुरली वो मेरे फ्रेंड थे। दत्त साहब अगर आज होते तो उनको बहुत खुशी होती है वो देख कर कि मुझे भी कोई अवार्ड मिल रहा है। और मेरे इससे दत्त साहब से बहुत अच्छे रिलेशन रहे, हमने साथ में फिल्म भी की और हम बहुत घूमे फिरे भी। एक बार बद्रीनाथ भी गए थे हम दोनों ही गए थे। एंड देन वहाँ भी बहुत अजीबोगरीब हादसे हुए। फिर मैं राजेंद्र कुमार जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जितेंद्र जी आज भी हैं, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। राजेश खन्ना के साथ मैंने पिक्चर की, वो भी मेरे अच्छे दोस्त रहे और मेरी फिल्म भी हिट हुई उनके साथ। तो ये सब यादें तो है ना। श्रीदेवी जी के साथ काम किया, रेखा जी के साथ 5 पिक्चर किया, जबकि रेखा जी एक ही करती हैं, 2 शायद किसी की होगी, 5 पिक्चर नहीं की किसी की आज तक। तो उनके साथ थे, जया जी थी, जया जी के साथ काम किया, देन बिंदु जी के साथ काम किया, सब बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ उस वक्त काम किया मैंने। हम चाहेंगे कि लगातार आप काम करते रहे, लेकिन चलते चलते हम चाहेंगे कि उन दर्शकों को आप ज़रूर कुछ कहें जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया आपकी फिल्में देखकर। ये उन्हीं का एहसान है, वो ना होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो उनको तो सलाम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब फिर ऐसा कोई काम करूँ जिससे उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत और ज़्यादा उमड़े और पिक्चरें देखें और सराहें। आपसे बात करने का शुक्रिया सर। थैंक यू सर। वाकई जब कोई अवार्ड मिलता है, खासकर दादा साहब फाल्के का नाम जुड़ा होता है, ऐसे में समझा जा सकता है कि आपकी मेहनत जो है किस कदर रंग लाई है, और जाहिर सी बात है वही रंग आपको जीने का एक नया ढंग देती है। कैमरामैन सागर चौगुले के साथ अवनींद्र राष्ट्रों, लेमन न्यूज़। वहीं दादा साहब फाल्के के नाती चंद्रशेखर पुस्कलर अवार्ड से काफ़ी उत्साहित दिखे। लेमन न्यूज़ से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि क्या कुछ खुशी है उन्हें इस अवार्ड के बाद से, वो भी सुनते हैं। मैं चंद्रशेखर पुसालकर, मैं दादा साहब फाल्के का नाती, उनके जो यंगर लड़की थी उनका लड़का। अभी तो 2 जनरेशन नहीं, अभी 3rd जनरेशन है हम लोग। और मुझे आज बहुत खुशी है ये अवार्ड का सौभाग्य, आई एम विटनेसिंग दिस। और जो दादा साहब के टाइम भी दादा साहब ने जो पिक्चर बनाई वो सिर्फ अपने बिजनेस करने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं बनाई थी, लेकिन उनके सामने एक ये स्वदेशी उद्योग तैयार करके बना के लोगों को एक रोजी रोटी दिलाने की भी उनकी एक ये थी। और सारे कलाकार और जो कर्मचारी थे उनसे भी उनका बहुत लगाव था। उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट किया है कि पिक्चर बनाने के बाद राजा हरिश्चंद्र की जो कुछ मैं आज हूँ, जो कुछ बना मैं दिखता हूँ, उनकी वजह जो मेरी हॉनेस्ट कर्मचारी लोग हैं, कलाकार लोग हैं, वो मेरे पीछे थे, सिवाय मेरी पत्नी और मेरे बेटे। तो वो भी बहुत उसकी इज्जत करते थे। और ये कर्मचारी जो कलावंत थे वो भी उनके साथ हमेशा होते थे। मीन्स कभी कभी ऐसा होता कि दादाजी के पास सैलरी लेने को पैसा नहीं होता था, लेकिन वो बोलते थे डोंट वरी दादाजी, आप अपने वर्किंग कैपिटल की तरफ देखिए, पिक्चर देखिए, छोटे पिक्चर बनाइए, वी विल बेयर। देखो ऐसे कौन मिलेगा आजकल भी, वेरी डिफ़िकल्ट। और मेरे ख्याल से यही दादाजी ने जो पहचान की, ये जो कलाकार और जो कर्मचारी है, भले टेक्निकल हो, पर्दे पे हो, पर्दे के नीचे, ये तो अपने फाउंडेशन है, ये फिल्म का फाउंडेशन है। और मेरे ख्याल से ये फिल्म फाउंडेशन के एक ऑब्जेक्ट यही है कि जो फिल्में जो फाउंडेशन में खड़ी है, जिनकी वजह से चलिए, उनको ऑनर करना चाहिए। और ये बहुत सौभाग्य की बात है, हम उसे कर रहे हैं, न केवल पर्दे के सामने लेकिन पर्दे के पीछे की जो कभी हमें दिखाई नहीं देते। और बहुत अच्छे है, मैं बधाई देता हूँ सभी लोग को। और
मैं चाहता हूँ कि ये जो 21st April should be declared as a foundation day, because this is the day when Dada Saheb Phalke has first premiere of Raja Harishchandra in 1913. And I also suggest, to appeal you people also, let 30th April should be a Father's Day, Father's Day. महाराष्ट्र के सोलापुर की टेनिस खिलाड़ी प्रार्थना थोबड़े ने सानिया मिर्जा की काफ़ी तारीफ की। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सानिया मिर्जा के साथ हैदराबाद में इस वक्त वो ट्रेनिंग ले रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार उन लोगों की मदद करे तो वो इस खेल को और भी आगे बढ़ा सकती हैं। साथ ही उस हौसले को भी सलाम किया जो खेल के प्रति उन्होंने दिखाया है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को अपना वो आइकन भी बताती हैं। थोबड़े ने कहा कि वो हैदराबाद सानिया मिर्जा के यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं, जिससे उन्हें बहुत मदद मिल रही है। साथ ही कहा कि सरकार से मिलने वाली सहायता से ये खेल और भी बेहतर हो सकता है और अच्छे खिलाड़ी लोग बन सकते हैं। और क्या कुछ कहना है थोबड़े का, वो भी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। माझं सिंगल्स एकेरीमध्ये रँकिंग सध्या नंबर 2 आहे त्यामध्ये डबल्समध्ये दुहेरीमध्ये 3 नंबरला आहे मी सध्या वर्ल्ड रँकिंग एकेरीमध्ये 450 आहे आणि डबल्समध्ये 290 आहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब।